असिस्टेंट प्रोफेसर्स की न्यू भर्ती, वो मैं अब थोड़ा शिक्षा के ऊपर ही बोलने वाली हूँ कुछ दिन। जैसे ये जेबीटी के बाद मैं पीजीटी टीजीटी इन सब के बारे में बोलने वाली हूँ। आरोही के साथ सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परवीन काला, राहुल शोकर, काफी लोग जुड़ गए हैं। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जेबीटी का जो लास्ट भर्ती है वो सितंबर 2012 में आई थी। उसके बाद से कोई भर्ती नहीं हुई। मतलब तब से लगातार एस्टेट हो रहे हैं जेबीटी के लिए, लेकिन जेबीटी नहीं आई। इसके बाद अब 2016 में इन लोगों ने स्टार्ट करी कवायद कि क्या बात हो रही है। एस्टेट हर बार हो रहा है, जेबीटी के इतने सारे कैंडिडेट्स हो चुके हैं, जेबीटी करे बैठे हैं, भर्तियां निकलनी चाहिए, वैकेंसीज हैं कोर्ट में। 2019 में ये सारे अभ्यर्थी आमरण अनशन पे बैठे। 7 अभ्यर्थी बिल्कुल आमरण अनशन पे बैठ गए थे। इन्होंने अनशन किया और इनका अनशन तुड़वाया जो अभी प्रेजेंट में हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं उन्होंने। और वहां इन्हें सबसे पहला आश्वासन दिया गया कि 1 महीने में तुम्हारी भर्ती निकल रही है, 1 महीने में हम तुम्हारी भर्ती निकाल रहे हैं। देन कुछ नहीं। जींद उपचुनाव में फिर इन अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी भर्ती निकाल रहे हैं। राजेश खुल्लर जी के लेटर हेड पे उनकी स्टैंप एंड सील के साथ लिख के दिया गया कि तुम्हारी भर्ती निकालेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर रथ यात्रा चलाई गई मुख्यमंत्री साहब द्वारा, और रथ यात्रा के पैरेलल में ही जेबीटी अभ्यर्थियों ने यात्रा चलाई। पैरेलली वो रथ यात्रा के साथ इनकी यात्रा चलती रही। गांव गांव शहर शहर ये लोग जाते रहे। और महेंद्रगढ़ में जो इस रथ यात्रा का नेतृत्व कर रहा था, राजेश पाल इनके थे, उनकी गिरफ्तारी होगी। फिर रैली में इन्हें कहा गया कि भैया सपोर्ट करो हमें इलेक्शंस में और पहली कलम से तुम्हारी भर्ती निकाली जाएगी। तो इन अभ्यर्थियों ने फिर खूब सपोर्ट किया जम के सरकार का कि भाई पहली कलम से अब हमारी भर्ती निकलेगी। अब फाइनली हमें ऐसा आश्वासन मिला है और हमें अब सरकार का साथ देना चाहिए इसमें। तो इन अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर सरकार का साथ दिया हर एक चीज की, लेकिन कोई पहली कलम से कुछ भर्ती नहीं निकली। फिर इन्होंने किराना देवी का केस दायर किया और केस ये जीते भी। केस में इनको आश्वासन मिला 19 फरवरी 2020 तक तुम्हारी भर्ती निकाल देंगे, लेकिन 19 फरवरी 2020 तक कोई भर्ती नहीं निकली। उसके बाद इन्होंने कंटेम्प्ट लगाया कोर्ट में। कंटेम्प्ट में कहा कि 2 जुलाई तक नोटिफाई कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। फिर बाद में बाय पोस्ट एक दिन जवाब मिलता है कि भर्तियां सरप्लस हैं, ऑलरेडी जितने लगे हुए हैं वो सरप्लस हैं, हमें जेबीटीओ की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें जेबीटीओ की जरूरत नहीं है तो तुम एस्टेट क्यों करवाए जा रहे थे और इतनी एलिजिबिलिटी क्यों दिए जा रहे हो अभ्यर्थियों को? जब तुम्हें जरूरत होगी तब करवा लेना इनका एस्टेट। बट ठीक है, वहां से तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना भाई, वहां से तो पैसे आ रहे हैं, पैसों को कौन मना करता है। तो ये सरकार ने बाय पोस्ट जवाब दिया, सरप्लस पोस्ट है। और फिर लेकिन जुलाई 2021 में ट्रांसफर ऑर्डर के बाद 3000 पोस्ट वेकेंट दिखाई गई। ये 3000 पोस्ट वेकेंट ने अभ्यर्थियों में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी कि चलो अब सरकार को कहते हैं कि 3000 पोस्ट वेकेंट है, कम से कम इनका आप भर्ती निकालिए, लेकिन कुछ नहीं। फिर इन अभ्यर्थियों ने 12 जुलाई 2021 को केस डाल दिया। केस किस लिए? भर्ती निकालने के लिए। समझें आप, खाली पड़ी हैं पोस्टें, करना चाहिए किसको? खुद सरकार को, लेकिन कर नहीं रही है। करवाने के लिए अभ्यर्थियों को क्या करना पड़ रहा है? केस। एनीवेज, सरकार ने वहां जवाब दायर किया कि 3 महीने में हम जवाब फाइल करेंगे। 3 महीने बाद सरकारी वकील आके बहुत सुंदर सा जवाब देते हैं कि हमने जवाब अभी नहीं बनाया, 3 महीने में हम जवाब फाइल करेंगे। ठीक है जी, अभ्यर्थी फिर बैठ गए मन महसूस के। 3 महीने बाद दोबारा सरकारी वकील ने आके बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि 2 महीने में और हमें चाहिए जवाब बनाने के लिए, हम 2 महीने और लेंगे फिर जवाब देंगे। तो अब सोचो कि भाई क्या अभ्यर्थियों के साथ कर रहे हैं। आश्वासन, केस में कैसे कैसे जवाब, कैसे केस लटका के रखना, कैसे बीच में सरप्लस, कैसे बाहर क्या कहते हैं वैकेंट हैं और ये सब कुछ, और इनसे जवाब नहीं बन रहे। 3 6 और 2 8 महीनों के बाद भी कोर्ट से समय ही मांगते रहे कि हमें जवाब बनाने के लिए और समय चाहिए और समय चाहिए। बहरहाल 23 फरवरी को जवाब दायर हुआ। इस 23 फरवरी को 2022 को जवाब दायर हुआ है कोर्ट में, जिसमें इन्होंने माना कि 952 पोस्ट खाली हैं मेवात कैडर की।
हरियाणा कैडर इन्होंने सरप्लस दिखाया और मेवात कैडर में इन्होंने कहा 952 पोस्ट हैं और 952 पोस्ट इन्होंने एक साल से एचएसएससी को भेज रखी हैं। ये भी कहा गया। इन्होंने कहा कि 13 मार्च 2021 से हमने एचएसएससी को ये पोस्ट भेज रखी है, वही एग्जाम नहीं करवा रहे जी, हमारी क्या गलती है। अब ये अभ्यर्थी इकट्ठे होके पहुंचते हैं एचएसएससी चेयरमैन के पास। एचएसएससी जाकर पूछते हैं कि आपको एक साल से ये पोस्ट दे रखी हैं लेकिन आपने इनका एग्जाम क्यों नहीं करवाया। तो वहां एचएसएससी से जवाब मिलता है कि हमें तो कोई पोस्ट ही नहीं भेज रखी। तो क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि आप कोर्ट में जाके बोल रहे हो कि हमने एक साल से पोस्टें भेज रखी हैं जी, 952 खाली हैं, हमें बात कैडर की एचएसएससी को। एचएसएससी कहता है हमें कोई पोस्ट नहीं भेज रखी है। तो झूठ कौन बोल रहा है यहाँ पे? और फिर कोर्ट में आप क्या जवाब दायर कर रहे हो? मतलब आप कोर्ट को बरगला रहे हो या फिर बाहर कोई ना कोई झूठ बोल रहा है या फिर आप बच्चों को पागल समझ रहे हो। आपने तो बच्चों का पागल बना दिया इनफैक्ट। फिर इसके बाद क्या होता है कि हरियाणा कैडर का ये सरप्लस बता के चल रहे हैं। हरियाणा कैडर का ये सरप्लस बता रहे हैं लेकिन आरटीआई में ये जवाब देते हैं। एक अभ्यर्थी इनसे आरटीआई में पूछते हैं कि आपके पास हरियाणा की कितनी पोस्ट वेकेंट है। तो वहां जवाब मिलता है MIS पोर्टल पे डाटा आप डेली अपडेट हो जाता है, आप वहां चेक करें, वहां आपको पोस्ट वेकेंट का पता चल जाएगा। अब MIS पोर्टल पे जब जाके डाटा देखते हैं तो वहां 5698 पोस्ट वेकेंट है हरियाणा कैडर की। आप कोर्ट में कह रहे हैं कि सरप्लस है, आप आरटीआई में कह रहे हैं कि MIS पोर्टल पे देखो, और आपका MIS पोर्टल कह रहा है कि 5698 पोस्ट खाली हैं। तो इन तीनों में से झूठा कौन और सच्चा कौन? MIS पोर्टल पे जो भी मान लीजिए कोई टीचर वैकेंसी होती है, कोई टीचर छोड़ के चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो साथ के साथ अपडेट हो जाता है। बच्चा कोई नया स्कूल ज्वाइन कर रहा है, छोड़ रहा है, वो साथ साथ अपडेट हो जाता है। तो वो रेशो के हिसाब से भी कैलकुलेशन आराम से निकल जाता है। तो आप किसको झूठ बोल रहे हो? क्या कर रहे हो आप शिक्षा और शिक्षकों के साथ? बहरहाल फिर ये कोर्ट को जानकारी देते हैं, कोर्ट में आके बोलते हैं। 23 फरवरी को ही शायद ये कवायद हुई थी। तब ये कोर्ट में आके बोलते हैं कि हमने 15 फरवरी को सभी DWO को लिख दिया था पोस्ट वेकेंट की हमें जानकारी दे, और 17 फरवरी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली। तो अभी तक डिटेल्स हमें नहीं मिली हैं। तो जज साहब ने कहा अरे तुम 8 महीने का समय ले चुके हो और तुमने अब तक डिटेल्स मांगनी भी स्टार्ट नहीं की है। ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। तो जज साहब ने उनके ऊपर 5000 का फाइन ठोक दिया। अब फाइन लगाते रहो, इनको क्या है, फाइन तो स्टेट एक्सचेकर से जाएगा, किसी अधिकारी की जेब से थोड़े जा रहा है। तो वो स्टेट एक्सचेकर से फाइन जाता रहेगा, ये अपना उटपटांग जवाब देते रहेंगे। अखबारों में कुछ और जवाब दिए जाते हैं, विधानसभा में कुछ और जवाब दिए जाते हैं, बाहर कोर्ट में कुछ और जवाब दिए जाते हैं, आरटीआई में कुछ और जवाब दिए जाते हैं। क्या कर दिया है सिस्टम का? गुड़ गोबर कर दिया है सिस्टम का। एक जवाब कहीं पे भी किसी का भी मैच नहीं कर रहा है, कमाल हो रही है। तो मतलब आप तो ऐसे कर रहे हो कि मैं अपना पल्ला झाड़ के इसके ऊपर गिरा दूं, मैं अपना पल्ला झाड़ के उसके ऊपर गिरा दूं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, ब्लेम गेम्स, या फिर एक दूसरे के ऊपर आप अपना पल्ला झाड़ते हुए चलो और झूठ बोलते हुए चलो। सहूलियत के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से ही हो रहा है सब कुछ। खैर, तो 5000 इनके ऊपर फाइन लग चुका है और इन्हें 20 जुलाई दी है नेक्स्ट डेट कि सारा डाटा अपडेट करके आप बताएं। अब इन अभ्यर्थियों की कितनी दुर्गति हुई है आप ये देखना। जेबीटी सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट्स ने कर रखी है। जितनी भी महिलाएं हैं वो जेबीटी करे बैठी हैं और ये सपना लिए बैठी थी कि किसी ना किसी दिन हम लोग शिक्षक बनेंगे। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दम भरती है, उस सरकार से एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। हम ये सोच रहे थे कि बेटियों को आगे बढ़ावा मिलेगा, उनको नौकरी करने के अवसर देंगे, ऐसा नहीं कि उनके अवसर छीन लेंगे। 2018 से गवर्नमेंट कॉलेजेस में जेबीटी बंद कर दी गई। उन गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहां 2-2, 2,500 हजार रुपए फीस लगती थी पर ईयर की, वहां से बंद करके प्राइवेट कॉलेजेस में शुरू करी गई, जहां 25,800 रुपए फीस है 1 साल की, 2 साल की 50,000 से ऊपर खर्चा पड़ जाता है। जहां 4-5 हजार में पहले जेबीटी हो रही थी, 2018 से गवर्नमेंट कॉलेजेस में जेबीटी बंद करके प्राइवेट कॉलेजेस में स्टार्ट की गई। पहली गलती। दूसरी, 2020 में कहा जेबीटी खत्म, तो
प्राइवेट कॉलेजेस इनके खिलाफ जाके, आपको याद होगा विधानसभा में बोला था कि जेबीटी खत्म, हमारे पास सरप्लस है, हम जेबीटी नहीं रखने वाले, हम आगे सारा मॉड्यूल चेंज करने वाले हैं, शिक्षा का पूरा ये ओवरहॉल करने वाले हैं, और बड़े स्तर पे करने वाले थे उस टाइम पे। तो कोर्ट में प्राइवेट जेबीटी कॉलेजेस ने केस डाला और जीत के आगे, और 2040 तक अब जेबीटी कहीं नहीं जा रही है, प्राइवेट कॉलेजेस इनको करवाते रहेंगे। इनका शिक्षा का ओवरहॉल ये था कि आंगनबाड़ी में जो काम करती हैं वो पहली और दूसरी क्लास पढ़ाया करेंगे। मतलब एजुकेटेड बच्चा, जेबीटी किया हुआ, एस्टेट पास बच्चा, वो तो शिक्षक, वो तो पहली दूसरी क्लास पढ़ाने लायक बच्चा नहीं। आंगनबाड़ी की ये वर्कर्स ये पहली और दूसरी क्लास पढ़ाएंगी। मैं कोई उनका विरोध नहीं कर रही हूं, लेकिन ये गलत है। आप हायर एजुकेशन वाले को, जो उसके लिए काम कर रहा है, जो उसके लिए पढ़ाई कर रहा है, जो उन बच्चों को पढ़ाने लायक है, उसे छोड़ के आप निचले स्तर पे आ रहे हो। आंगनबाड़ी में लगना 10वीं क्लास के लग जाते हैं। आंगनबाड़ी में कैसे लगा करते थे पहले? सरपंच के सिफारिशों पे लग जाया करते थे। ये सच्चाई है। ये आपने शिक्षा का ओवरहॉल किया है। देन आप कहते हैं कि प्लेवे स्कूल बनाएंगे जहां पे जेबीटी की आवश्यकता ही नहीं है। प्लेवे स्कूल बनाएंगे जहां जेबीटी की आवश्यकता नहीं है। एनटीटी, एक नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा सिर्फ वहां पे पढ़ाने के लिए। अब नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, एनटीटी सर्टिफिकेट जिसकी बात की गई, उसे कौन सा हरियाणा का गवर्नमेंट कॉलेज देता है, या कौन सा प्राइवेट कॉलेज या संस्थान देता है इस एनटीटी सर्टिफिकेट को? ये गवर्नमेंट से एफिलिएटेड प्राइवेट, ये हमें हरियाणा सरकार बता दे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं देते हैं। ऐसा कौन देते हैं? ये जो लोकल कंप्यूटर सेंटर खोले बैठे हैं ना, ये जो प्राइवेट कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, ये देते हैं एनटीटी का सर्टिफिकेट। और ये एनटीटी के सर्टिफिकेट रद्दी की तरह बिकेंगे, 10-10, 12-12 हजार में बिकेंगे। कोई भी इन्हें लाके खड़ा कर लेगा। आपने एक जेबीटी एस्टेट पास बच्चे का क्या हाल कर दिया है? आप उसकी बराबरी पे आंगनबाड़ी के वर्कर और उसकी बराबरी पे ये एनटीटी वाले सर्टिफिकेट वाले बच्चों को खड़ा करके शिक्षा में ओवरहॉल करने की बातें कर रहे हैं। वाह, क्या बातें हैं आपकी, कमाल। तो ये मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है ना, इतना दुर्भाग्यपूर्ण कि पूरे हरियाणा को इसका विरोध करना चाहिए कि आप जेबीटी को खत्म ना करें, आप एस्टेट को खत्म ना करें। आपने वैसे भी एस्टेट को खत्म करने का एक और कदम बढ़ा लिया, आपने एस्टेट इज इक्वल टू सीटेट कर दिया। एस्टेट करना मुश्किल है, सीटेट करना मुश्किल नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे जिनका एस्टेट कभी नहीं निकला, सीटेट करे बैठे हैं। आपने हरियाणा के दरवाजे पूरे भारतवर्ष के लिए खोल दिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, बहुत अच्छी बात है कि भाई आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन जहां आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगा सकते हैं, आप अपने हरियाणा को आगे बढ़ा सकते हैं, आपका हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे चल रहा है, वहां आप ऐसा फैसला लें, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत गलत है, ये नेगेटिव में चला जाता है। युवाओं के बीच आपकी कैसी छवि बन रही? क्यों आपने ऐसा किया? एस्टेट पास बच्चा कहां जाए? आपने उसका एकदम से कंपटीशन बढ़ा दिया, आपने सारे बाहर के लगे। तो खैर, अच्छे टीचर्स मिलने चाहिए, लेकिन एस्टेट पास भी बुरे टीचर नहीं है। आपको मतलब अपने लोकल टैलेंट को बढ़ावा देना चाहिए। आप 75% प्राइवेट में रोजगार की बातें करते हैं, और सरकारी रोजगार जहां पे उन्हें मिल रहा था, एस्टेट की कंडीशन बहुत बढ़िया रखी हुई थी, वो उनसे छीन ली। खैर, ये तो आगे की बातें आती है। जब ये भर्ती निकालेंगे तो ये भर्ती में तो यही कर रहे हैं कि सरप्लस है, सरप्लस नहीं है, जेबीटी खत्म, जेबीटी है, एनटीटी चाहिए, एस्टेट चाहिए, एस्टेट नहीं चाहिए, ऐसे बस ऐसी गोल गोल बातें हो रही है। डीडब्ल्यूओ बताएगा, उसने नहीं बताया, हमने उससे पूछा था, हमने एचएसएससी को दे दी रिकमेंडेशन, एचएसएससी ने एग्जाम नहीं करवाया। एचएसएससी कह रहा है कि हमको कोई रिकमेंडेशन नहीं मिली, हम कैसे एग्जाम करवाए, हमें मिली होती तो हम करवा दिए होते। तो वो बच्चा जो इन सबके पास घूम रहा है, वो तो अपना सिर पकड़ के बैठ जाएगा, वो तो कहेगा कि क्या हरकतें हैं ये, किसको जाके गुहार लगाएं। मुख्यमंत्री साहब से मिलने की कोशिशें ये बच्चे इतनी बार कर चुके हैं, इन्हें मीटिंग नहीं मिल पा रही है। जेबीटी की एज भी मैं बता दूं, बाकी हरियाणा में सरकारी नौकरी करने के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 42 ईयर्स है, लेकिन जेबीटी के केस में 40 है, वो 40 है वो। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एस्टेट करवाया जाता है,
जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, हजार हजार का फॉर्म भरवाया जाता है इन बच्चों से। हजार हजार का। 2 फॉर्म भर रहे हो तो 1800 दो, 3 फॉर्म भर रहे हो तो 2500, पता नहीं 2700 रुपए हैं। पैसा इकट्ठा करने पे जोर है। एस्टेट कभी नहीं भूलते, लेकिन भर्ती जिसके लिए आप करवा रहे हो वो आपकी प्राथमिकताएं क्या है? शिक्षा तो नहीं लग रही। इस बार तो केवल 75,000 बच्चों ने जेबीटी दिया। सबसे कम था ये, सबसे कम। आप इस चीज को समझें कि आपसे जो उम्मीदें हैं अभ्यर्थियों की, हरियाणा के युवाओं की, कितनी कम होती चली जा रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। व्हाई इज इट हैपनिंग? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। खरे उतरना तो बहुत दूर की बात है, आप उनकी कोई उम्मीद ही पूरी नहीं कर रहे हैं। आप अपने कहे से बहुत बार मुकर चुके हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार मुकर चुके हैं आप लोग। कहां 3-3 लाख बच्चे दिया करते थे जेबीटी, कहां 75,000 पे आंकड़ा आ गया। टीजीटी 2009 के बाद नहीं हुई, पीजीटी 2015 के बाद नहीं हुआ है। 2015 के बाद 1 या 2 सब्जेक्ट क्यों हुए हैं बस। पीजीटी संस्कृत आपने हटा दिए, टीजीटी इंग्लिश आपने हटा दिया, टीजीटी संस्कृत का पता ही नहीं कुछ भी। कुछ कहां हो रही है भर्तियां? आरोही आरोही आपने जड़ से खत्म कर दिए ये बच्चे। हाँ, फॉर्म आपने सबसे भरवाए, फॉर्म भरवाए, पैसा इकट्ठा किया गया, खूब रेवेन्यू, उसका कुछ वापस नहीं हुआ। अभी भी जो भर्तियां रद्द हुई थी किसके पैसे मिले वापस? हाँ, आश्वासन जरूर मिल गए कि पैसे वापस करेंगे। किसके हुए? विक्रम ढाका 39,000 ने दिया सिर्फ मैम जेबीटी एस्टेट। ओ गॉड, मुझे ये 75,000 का आंकड़ा मिला था। अगर ऐसा है तो और भी बुरा है कि 3-3 लाख वाले बच्चे अब 40-40,000 पे पहुंच गए हैं। मैं माफी चाहूंगी कि मैंने कहीं गलत आंकड़ा पढ़ लिया होगा, ये 40,000 होगा तो ये तो और भी बुरा है ना। मैं तो 75,000 कह रही थी, अब तो 39,000 है। तो सरकार को बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा शिक्षा के बारे में। और शिक्षा मंत्री के लिए मैं यहाँ पर 2 शब्द कहना चाहूंगी कि सर, शिक्षा के ऊपर पूरा पूरा पूर्ण तरीके से ध्यान दिया जाए। ना जेबीटी की भर्ती हो रही है, ना टीजीटी की हो रही है, ना पीजीटी की हो रही है, लगे लगाए हटाए जा रहे हैं। आरोही वाले हटा दिए गए। वो क्या था? वेंडेटा पॉलिटिक्स थी वो। दैट इज प्योरली वेंडेटा एंड नथिंग एल्स। सर्विस रूल्स का नाम देकर हटाए गए। आप क्या कर रहे हैं शिक्षा को लेकर? हरियाणा के बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं? आंगनबाड़ी का कोई वर्कर अगर उसे पढ़ाए या एनटीटी लेके कंप्यूटर कोर्स में 10-12 हजार में सर्टिफिकेट कोई मर्जी जाके उसे खरीद ले, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई स्कूल कॉलेज तो उसे करा नहीं रहा है, कोई एफिलिएटेड नहीं करा रहा है, तो प्राइवेट आपका कहीं से भी कोई भी वो सर्टिफिकेट ला के उसको चेप के वो बच्चा प्ले वे स्कूल में पढ़ा सकता है, लेकिन जेबीटी एस्टेट वाला नहीं पढ़ा सकता है। कमाल है। मतलब कुछ नहीं, आपने शिक्षा देखना ही नहीं है। अनपढ़ रखना चाहते हैं क्या हरियाणा को? अनपढ़ रहेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। अनपढ़ रहेंगे तो जयकारे लगाते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे, पीछे झंडे उठाए घूमते रहेंगे। यदि ऐसी सोच है तो ऐसा तो नहीं होने वाला है जी। आप जितना प्रेशराइज करते हो किसी को तो वो उतने ही प्रेशर से ऊपर भी आती है चीज। तो आप इतना प्रेशर से बंद ना करें कि वो उतनी ही ऊंची जंप मारे, बजाय कि आप उन्हें सहला के ना उनको आगे बढ़ाएं। किसी भी नेता का राजधर्म है ये। आप राजा हैं, आपका राजधर्म है ये कि आप सब वर्गों के बारे में सोचें। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, शिक्षक हैं। शिक्षा मंत्री जी ने उनसे बड़े ही कटु प्रश्न मैं पूछना चाहती हूं। हरियाणा में शिक्षा के लिए किया क्या? स्कूलों की जर्जर हालत, स्कूलों को लग रहे हैं ताले, स्कूल में शिक्षक नहीं है, बच्चे पेपर देते हुए रो रहे हैं कि हमारे पास कोई टीचर ही नहीं था। क्या किया आपने शिक्षा के लिए? आप दिल्ली वालों को गाली देते हैं या किसी और को कहते हैं कुछ भी, दिल्ली में तो शिक्षा का पूरा ओवरहॉल हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इंग्लिश में बोल रहे हैं, जबरदस्त फराटेदार इंग्लिश। क्या जबरदस्त नॉलेज, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, वाह! क्या एसी क्लासरूम्स, क्या उनके टॉयलेट्स। और यहां तो बच्चों के सिर पे छतें गिर रही हैं।
कोई भर्ती नहीं है, कुछ नहीं है। बस एस्टेट कराए जाओ, पैसे बटोरे जाओ, 100-100 करोड़ रुपए ऐसे बस इकट्ठे होए जा रहे हैं, बस यही करना है, दैट्स इट। करण सिंह शिक्षा मंत्री नहीं, आश्वासन मंत्री। मैं कहती हूँ कि कई चीजों में बहुत सारे लोगों ने आश्वासन दिए हैं, और हाँ, आपने यहाँ पे बिल्कुल सही नाम लिया, क्योंकि अब तो शिक्षा मंत्री पे सवाल उठाना बनता है कि आश्वासनों से काम नहीं बनेगा। कहाँ है भर्तियां, क्या हालात है स्कूलों के, क्या किया आपने शिक्षा के लिए? और यदि आपसे कुछ नहीं बन रहा है शिक्षा के लिए, तो आप कृपया करके इस्तीफा दे दे। और मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ के अपील है कि एफिशिएंट किसी इंसान को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, जो पूरी विजन, पूरी विलिंगनेस, पूरी इच्छा शक्ति के साथ शिक्षा जगत में काम करे, जो हमारे हरियाणा के स्कूलों को बदल के रख दे, जो हमारी यहाँ पे शिक्षा को बदल के रख दे, जो अपने हरियाणा को मतलब पढ़ाई में नंबर 1 पे ले जाए। ऐसे पीछे ना खींचे। कौन ये पॉलिसीज बना रहा है? आंगनबाड़ी वाली कौन ये पॉलिसीज बना रहा है? एनटीटी वाली? इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं। दिनेश मील, इन्होंने तो सब जात पात में उलझा के छोड़ दी। यही ना, तो पढ़े लिखे हैं आप, तो आप ये चीज समझें। बहुत सारे लोग क्यों उलझते हो जात पात में, क्या रखा है? क्यों उलझते हो रिलीजन में, क्या रखा है? आज जो यूक्रेन में बॉम्ब गिर रहे हैं, वो जाति पाति धर्म देख के गिर रहे हैं क्या? कि भाई मुझे इसके ऊपर ही गिरना है, मुझे क्रिश्चियन के ऊपर, ज्यूज के ऊपर, मुझे इनके ऊपर ही गिरना है, और मुझे हिंदू के ऊपर नहीं गिरना, या मुझे मुसलमानों के ऊपर ही गिरना है, ऐसे टाइप। बॉम्ब जब किसी के ऊपर गिरते हैं तो धर्म पूछ के नहीं गिरते, जाति पूछ के नहीं गिरते। समाज का जब पतन होगा ना, तो सबके लिए इक्वली पतन हो रहा है, वो एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए नहीं हो रहा। शिक्षा का स्तर यदि गिर रहा है तो समाज में सबके लिए गिर रहा है, वो एक जाति या धर्म के लिए नहीं गिर रहा है। और अगर समाज में हम अच्छी चीजें चाहते हैं, तो शिक्षित समाज का होना बहुत जरूरी है। और शिक्षा का जो बेस है, बिल्कुल जो बच्चा जहां से पढ़ता है, पहली दूसरी क्लास, जेबीटी, उसके हालात दयनीय कर दिए हैं। जड़ से पहले जड़ काट देंगे तो टीजीटी, पीजीटी, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, वो धीरे धीरे अपने आप ही, कौन बच्चा ही नहीं होगा कोई पढ़ने वाला, आगे कौन पढ़ेगा? सबकी जिम्मेदारी बनती है, हर एक नागरिक की जो पढ़ा लिखा है हरियाणा में, हर एक इंसान की जो पढ़ा लिखा है हरियाणा में, उसकी अब ये जिम्मेदारी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है आपका। आप अपने लोकल एमपी एमएलए, आप अपने विधायक मंत्री सबसे पूछें कि भाई क्या कर रहे हो तुम शिक्षा के लिए। आप शिक्षा मंत्री से सवाल करें, क्या किया आपने शिक्षा के लिए। आप मुख्यमंत्री से सवाल करें, क्या शिक्षा के लिए किया आपने। जब ये आपके पास आते हैं, कोई भी बात करके, कोई भी जाति धर्म की करते हैं, आप शिक्षा के ऊपर ले जाओ। कोई बात करते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, ये है भाई हमारे मुद्दे, हमारे यही है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महंगाई है, बेरोजगारी है। खैर, मैम आपको ईमेल की थी अभिमन्यु के नाम से, मैं चेक करूंगी। ब्रदर ईमेल मैं चेक नहीं कर पा रही, मैं आई गेस 1 हफ्ता हो गया मुझे, तो मैं चेक करती हूँ, काफ़ी हो गया होगा। संदीप, मैं एग्री करती हूँ जो भी आपने लिखा, हालांकि मैं पढ़ूंगी नहीं जो आपने लिखा यहाँ पे। शालिनी 10वीं, ये सब पता है। पवन कुमार, अनपढ़ सरकार और युवा बेरोजगार, बस यही हो रहा है। कहते हैं ना कि विलिंगनेस, इच्छा शक्ति, मंशा, एक आदमी ऐसा बैठ जाए, बस हमारा लीडर बन जाए। एक होता है ना, नेता सभी हो सकता है, लीडर क्या होता है? लीडर अपने से आगे सबको रख लेता है, पूरे संपूर्ण समाज को लेके चलता है। वो संपूर्ण समाज को मतलब ये समझता है कि ये ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो समाज में ठीक होने चाहिए। समाज उत्थान कैसे हो सकता है पूरे समाज का, डेवलप कैसे हो सकता है पूरा समाज। शिक्षा ही नहीं होगी तो क्या होगा? शिक्षा मंत्री का जवाब जल्द करेंगे, जल्द कभी नहीं आता। हाँ, जल्द कहाँ आ रहा है? आ ही नहीं रहा, तो जल्द तो हुआ ही नहीं ना। मैम, पैरामेडिकल के फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करो। पैरामेडिकल का फाइनल रिजल्ट काफी टाइम से रुका हुआ है, कृपया करके इनके रिजल्ट भी निकालें। रुके आप किस लिए? जब कोई प्रक्रिया पूरी करवा देते हैं और मान लीजिए उसमें पूरी जांच वगैरह होगी और कोई उसमें कोर्ट केस नहीं चल रहा है, तो मेरे ख्याल से वो रिजल्ट से निकल जाने चाहिए। जेबीटी पोस्ट निकलवाओ मैडम। भाई मेरे हाथ में होता तो ये पोस्ट उसी समय निकल गई होती जब इनकी पहली वैकेंसी वाली लिस्ट आई थी कि इतनी पोस्ट वेकेंट है। ऐसी चालें ना चली जाती कि 25:1 को 30:1 करके बस निपटाओ भाई, निपटाओ, खत्म करो इस मामले को। ऐसा ना करती मैं।
अनु जागलाम, थैंक यू वेरी मच सिस। अनभगत बन चुके हैं पढ़े लिखे होकर। ये सबका अपना अपना वो है, नजरिया है कि अंधभक्त बनना है या आपको नहीं बनना है या आपको कुछ भी बनना है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, आप झंडा किसी मर्जी का उठा लें, आप कुछ किसी पार्टी का समर्थन करें, मैं उसमें कुछ कहती नहीं। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, ये आपकी फ्रीडम है ये सब करने की। लेकिन जो मुद्दे पूरे समाज के हैं उसमें तो आप अपने नेता से भी सवाल करें कि ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे हैं। हार्को बैंक का मुद्दा उठाया था दीदी जी आपने। हाँ यस ब्रदर, मुद्दे पता नहीं कितने सारे उठा दिए हैं। मैम ये झूठ बहुत बोलते हैं, शर्माते भी नहीं। झूठ बोलने वाला आदमी शर्माता का है। HSSC ऑफिस जाओ तो स्टूडेंट की मांग उठाना, बिल्कुल। और अभी ये करके आई थी और अभी भी यही है। सब नेता आप जैसे पॉजिटिव सोच वाले होने चाहिए। पॉजिटिव सोच हो जाए तो सारी चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी ब्रदर। खैर बेबी, जाति धर्म से काम चल रहा है तो जरूरत है मास्टर लगाने की। ये के जरूरत वाली ही तो ब्रदर बात हो रही है कि जाति धर्म चलने क्यों दे रहे हो? कौन चलने दे रहा है? हम ही तो चलने दे रहे हैं। तो हम क्यों नहीं सुधरते? हम एज अ सोसाइटी सुधर के अगर हम ही सवाल करने लग जाएं अपने लोकल नेता मंत्री सबसे, तो चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी। सबसे करो भैया सवाल। मैं तो यही बोलती हूँ कि इस चीज के ऊपर पूछो। आपका नेता हो, आपका नेता ना हो, आपका पक्ष वाला हो, आपका विपक्ष वाला हो, सबको कहो। मैं तो कहती हूँ यहाँ पे विपक्ष वालों को भी बोलो कि तुम क्यों मौन हो, तुम क्यों नहीं बोलते? मोनिका मलिक, वही तो नहीं कर रहा है हरियाणा का यूथ। हरियाणा के यूथ को समझना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, वरना हरियाणा का बेड़ा गर्क होते हुए देर नहीं लगेगी। ये सब दिखने लग रहा है, क्या क्या चीजें चल रही हैं, सब दिख रहा है। आवाज बुलंद करो। पीजीटी पेंडिंग सब्जेक्ट्स, विनोद मेहरा। पीजीटी के लिए मैं अलग से बोलूंगी। पीजीटी वाले अभ्यर्थी कुछ मुझसे आके मिले थे घर पे ही, और उनका मुद्दा भी काफी गंभीर है। लेकिन मुझे लगा जेबीटी और पीजीटी इन सबको अलग रख के बोलती हूँ। टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी संस्कृत भर्ती, बड़ा बुरा हाल क्या इन भर्तियों में। मतलब ऐसा है, मेरे को सबसे ज्यादा दुख इन्हीं भर्तियों का होता है कि रिजल्ट निकाले ज्वाइनिंग करने के बजाय इनको बाहर ऐसे फेंक दिया गया। इन अभ्यर्थियों को ओवर एज ये हो चुके हैं, इतनी सारी इसमें महिलाएं हैं, इतने गरीब घर के बच्चे हैं। इतनी फेयर ये लिस्ट थी, फेयर थी शायद इसीलिए तो रद्द हो गई। अनफेयर देख लो। HCS कहाँ हुआ? डेंटल सर्जन 1-1 करोड़ की रिश्वत के बाद भी उसमें विजिलेंस की रिपोर्ट पेंडिंग है, उसमें फलाना पेंडिंग है, उसमें ढिमका पेंडिंग है, उसमें चलाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं बाहर मिशन मेरिट। व्हाट रबिश। एनीवेज, मैं यहीं पे ही अब अपना लाइव एंड करूंगी। मैं बहुत दुखी हूं शिक्षा के हालात को देखते हुए हरियाणा में, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप सब इस पे मुखरता से बोलेंगे। आप सभी जब भी आपका किसी से भी मुखातिब होते हैं, अपने एरिया के MP MLA पक्ष विपक्ष किसी से भी, तो आप सबसे शिक्षा को लेकर जरूर से जरूर सवाल करेंगे। इसी आशा के साथ जयराम जी की गुड नाइट, शुभ रात्रि।